हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईशानी मैथ क्लासेस में। आज आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो है भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि जो शब्द वाले सवाल हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आधारित प्रश्न हैं, जिनमें हमें सवाल को बहुत सही तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो है हमें दो चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है और उसके बाद जो हमें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से उसे क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो ये 10 सवाल लिखे हुए हैं, अगर आपने इन 10 सवालों को लिख कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। तो आपके लिए जो है पूरे 10 के 10 सवाल मैं आपको कराता हूँ। तो धीरे धीरे एक एक सवाल पढ़ते जाएंगे और उन्हें करते जाएंगे। और इसकी जो है इससे पहले वाले भाग को देखें और उसमें आपको जो के की वैल्यूज वाले सवाल हैं वो सवाल भी आप लें, जो कि हमारे 2 नंबर में और बहुविकल्पीय में आते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर 2 है, तो अभीष्ट संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योगफल दिया है और क्या दिया है, अंतर दिया है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, बराबर y। अब पहले क्या करा, दो संख्याओं का योगफल 8 है दिया है, संख्याओं का योगफल बराबर 8। क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 8, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। पुनः क्या दिया, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 2। अंतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्राप्त हो गई और 2 प्राप्त हो गई। अब इन दो समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। चाहे आप विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम यहाँ पर कर रहे हैं किससे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारा 8 दिया हुआ है, y को विलोप करेंगे, चिन्ह अलग अलग है, जोड़ देंगे, 2x बराबर 8 है तो 10, x बराबर 10 बटे 2, x बराबर आ जाएगा 5। x 5 आया, इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है, x 5 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, y बराबर हो गया 8 माइनस 5, y बराबर आ गया 3। अब ये हमारे x और y के मान आ गए। यहाँ पे सवाल खत्म नहीं हुआ, हमें लिखना है, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 5, दूसरी संख्या बराबर y बराबर 3। यहाँ पर अभी हमारा सवाल समाप्त हुआ। तो इस तरह का सवाल हमारा 2 नंबर में आता है। तो संख्या दी है, संख्या का योग दिया, योग का मतलब हो गया जोड़ना है उन्हें, x प्लस वाई बराबर 8 और अंतर दिया है, इसका मतलब घटाना x माइनस वाई बराबर 2। उसके बाद विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से क्या कर देना है, हल कर देना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका दूसरा सवाल पढ़ेंगे। जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज कैसा दिया है, समकोण दिया है और क्षेत्रफल दिया है उसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक हो, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक हो, तो दूसरा सवाल, त्रिभुज सबसे पहले कैसा दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो हमारा ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा ABC। इसे हम आधार मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, ऊंचाई या लंब। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है, यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो हम क्या कर लेंगे, उसका आधार मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई बराबर आधार प्लस 7। तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 7। आधार आ गया और ऊंचाई आ गई, ऊंचाई हमारी होगी x प्लस 7 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 30। तो 1/2 आधार कितना है, x है, ऊंचाई है x प्लस 7, ब्रैकेट में लिखेंगे 30। तो x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 30 दूनी 60। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब क्या करने हैं, 60 के हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड विधि से। तो 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पर या जिनका अंतर कितना है 7 है। 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए 7, 12 गुणा 5 बराबर 60, 12 माइनस 5 बराबर 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स कॉमन x प्लस 12, 5 कॉमन x प्लस 12 बराबर x प्लस 12 कॉमन x माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा लिया नहीं जाएगा। यदि x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर x का मान आ गया कितना 5। हमें ज्ञात करके क्या करना है, तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, पहली दूसरी और तीसरी। इसका मतलब आधार, लंब और कर्ण, तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो x हमारा 5 आ गया, x क्या माना था आधार, अतः त्रिभुज का आधार बराबर x बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर x प्लस 7, 7 प्लस 7 14 सेंटीमीटर। अब क्या रहेगा, तीसरे कर्ण, तो पाइथागोरस से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब हमारा 14 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 14 का 196, 7 का 49, 9 15 का 5 हासिल 1, 9 4 13 14 का 4 हासिल 1, 245। कर्ण का वर्ग आ गया हमारा 245, तो कर्ण आ जाएगा हमारा अंडर रूट 245। फैक्टर करके देख लें, अंडर रूट 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 3 45 गुणा 5, 7 अंडर रूट 5। ये आ गया हमारा क्या, तो तीनों भुजाएं इस तरह से हमें त्रिभुज की क्या हो गई, प्राप्त हो गई। किसमें आएगी, सेंटीमीटर में। तो अगर इस तरह का सवाल दिया है तो आधार मानेंगे, लंब मानेंगे, क्षेत्रफल दिया है x का मान निकाल लेंगे, आधार, ऊंचाई और कर्ण तीनों भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, ज्ञात हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल हुआ। दूसरे सवाल के बाद आता है आपका तीसरा सवाल। इस तरह का सवाल जो है कई बार आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो पहले संख्याएं मान लेंगे, उसके बाद उनका अंतर ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना पहली ब्रैकेट में लिखना बड़ी संख्या बराबर x, दूसरी ब्रैकेट में छोटी संख्या बराबर y। तो क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 26। बड़ी संख्या x माइनस y बराबर 26, या x बराबर हो जाएगा 26 प्लस y। बंद कर देना, इसे डाल देना समीकरण नंबर 1। पुनः कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या बराबर 3 गुणा छोटी संख्या। बड़ी संख्या x बराबर 3 गुणा y, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण में x ये क्या रख देंगे, 3y बराबर 26 प्लस y, 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, y बराबर आ गया 13। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारी क्या है, x बराबर 26 प्लस y,
26 प्लस 13, 6 और 3 9, 2 और 1 3, एक्स कितना आ गया 39। फिर लिखोगे अतः बड़ी संख्या बराबर एक्स बराबर 39, छोटी संख्या बराबर वाई बराबर 13। इस तरह से हमें क्या हुआ, इसका आंसर प्राप्त हुआ। इसे भी करने के लिए हमें वही करना है कि सवाल में दिया है अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और उसके बाद क्या करना है, बड़ी संख्या जो छोटी संख्या की 3 गुनी दी है, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 बाई आ जाएगा। इस तरह से तीसरा सवाल हुआ। तीसरे सवाल के बाद इसका चौथा सवाल लिखिए। चौथा सवाल भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल है 2 अंकों की, अब बहुत आया ये, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इसमें अगर 2 अंकों की संख्या का कभी भी सवाल आएगा, 2 अंकों की संख्या का कभी भी अगर सवाल आता है, तो आप लोगों को क्या करना है वो यहां पे देख लीजिए। माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, और अभीष्ट संख्या या मूल संख्या क्या होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 दहाई का अंक हमारा कितना है y, 10y प्लस x। इसका मतलब कोई भी सवाल आ जाए तो हमें इतना तो करना ही है, अगर 2 अंकों की संख्या का कोई भी सवाल आता है। फिर क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रश्नानुसार जो पहली कंडीशन है हमारी, अंकों का योग कितना है 9। अंक कौन कौन से हैं, x और y। इसका x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। पुनः क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो अंक पलट दिया जाए तो हमें पता होना चाहिए, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर 10y प्लस x संख्या, अंक पलट देंगे y की जगह x और x की जगह क्या हो जाएगा y, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y। इसका मतलब जो अंक पलटने पर हमें संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 10x प्लस y। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अंक पलटने पर बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार अंक पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या और उससे कितनी अधिक है 27। समझने वाली बात, अंक पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अब अंक पलटने पर बनी संख्या हमारी क्या है 10x प्लस y, मूल संख्या हमारी क्या थी 10y प्लस x, और प्लस के एक तरफ ले लो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 27। 10x माइनस x 9x माइनस 9y बराबर 27। भाग कर दो कितने से 9 से, x माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। x प्लस y बराबर 9 और x माइनस y बराबर 3। विलोपन विधि से करेंगे, विलोपन विधि से x प्लस y बराबर 9 दिया ही है, प्लस y माइनस y जोड़ेंगे कट जाएंगे, 2x बराबर 9 3 12, x बराबर 12 बटे 2, x बराबर कितना आ गया 6। कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस y बराबर 9 और x हमारा कितना आ गया 6 प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 6, y बराबर 3। सवाल यहां खत्म नहीं हुआ, x का मान आ गया, y का मान आ गया, लेकिन हमें संख्या अभी लिखनी है, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट क्या थी हमारी 10y प्लस x, 10 गुणा y की जगह 3 प्लस x कितना है 6, 30 प्लस 6 36। इसका मतलब जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 36। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी हो गया। सवाल पढ़ना है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, अभीष्ट संख्या 10y प्लस x। यदि अंकों का योगफल 9 है, x प्लस y बराबर 9,
फिर कह रहा है अंक पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है? 27 अधिक है। उसे रख देंगे, रखने के बाद दो समीकरणें बनेंगी, x + y = 9 और x - y = 3। उन्हें विलोपन विधि से क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे और इस तरह से हमारी अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जो पांचवा सवाल है वो भिन्न वाला है, जिसमें भिन्न पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। भिन्न में क्या क्या होता है? अंश होता है और हर होता है। तो जिस तरह से इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक माना था, उसी तरह से भिन्न में क्या कर देंगे? x को मानेंगे अंश और y को मानेंगे हर। तो जब भी भिन्न वाला कोई सवाल आए तो आपको इसी तरह से करना है। तो पांचवा सवाल जैसे आता है भिन्न का, कोई भी सवाल आ जाए तो हमने क्या करना है? पहले अपने मान लेना है, माना भिन्न का अंश बराबर x। भिन्न का कोई भी सवाल आए, अंश बराबर x, और भिन्न का हर बराबर y। तो अभिष्ट भिन्न हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी? अभिष्ट भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो अंश हमारा क्या है? x, हर क्या है? y। अभिष्ट भिन्न हमारी हो जाएगी x बटे y। इतना तो सब में करना ही करना है। अब प्रथम शर्त देख लीजिए या प्रश्नानुसार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। प्रथम शर्त में कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश हमारा क्या है? x है। इसका मतलब अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x - 1 से गुणा, y एकम y, 3x - 3 बराबर y, या 3x बराबर y प्लस 3, या 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। 3x - y बराबर 3 हमारी आ गई समीकरण नंबर 1। पुनः द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ना है, अंश को छूना नहीं है। हर y है, इसमें 8 जोड़ दिया, हो जाती है कितनी? 1/4। हर में 8 जोड़ दिया, 1/4 हो गई, अंश में 1 घटा दिया, 1/3 हो गई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 4x बराबर हो जाएगा y प्लस 8। तो 4x - y बराबर हो गया 8। ये हो गई समीकरण नंबर 2। फिर से क्या लगेगी? विलोपन। प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। विलोपन के लिए 3x - y बराबर कितना आ गया? 3। अब देखो यहां पे देखिए दोनों के चिन्ह समान हैं। चिन्ह जब भी समान होंगे विलोपन वाले चर के, तो हमको घटाने पड़ेगी नीचे वाली समीकरण, और नीचे वाली समीकरण जैसे ही घटाएंगे सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। माइनस प्लस कैंसिल, 4 में से 3 गया 1x, 8 में से 3 गए 5। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ गया, और किसमें रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3। 3x की जगह 5 - y बराबर 3। तो 5 × 15 - 3 बराबर 22, 12 बराबर 22, y बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। उत्तर नहीं आया, निकालनी क्या? भिन्न निकालनी है। अतः अभिष्ट भिन्न क्या है? x बटे y। x है 5, 5/12, ये क्या आ गया? आंसर आ गया। तो भिन्न का कोई भी सवाल आना है तो सबसे पहले x मानना है अंश, हर मानना है y, और हमारी भिन्न हो जाएगी x बटे y। बदलेंगे क्या? बदलेंगे, सिर्फ कंडीशन बदल सकती है। माइनस करने को कह सकता है या प्लस करने को कह सकता है, चाहे अंश में कह सकता है या हर में कह सकता है या दोनों में कह सकता है। तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा ये सवाल। सवाल में क्या लिखा है? 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, घटा दिया। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। सिर्फ चेंज कर सकते हैं जोड़ और घटाने को, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं कर सकते। तरीका यही रहेगा, सवाल इसी तरह से लगाएंगे। भिन्न का कोई भी सवाल आ जाएगा तो आपको अंश और हर मानने हैं, अभिष्ट भिन्न माननी है, उसके बाद उस सवाल को क्या करना है? इसी तरीके से लगाना है। और आता तो है ही भिन्न का सवाल, और बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद जो अगला सवाल आ रहा है वो फिर से आ गया, जो कि चौथा सवाल लगाया था अंकों वाला। 2 अंकों की बनी संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है।
यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो अभीष्ट संख्या क्या कर रही है, ज्ञात कर दीजिए। तो 2 अंकों की संख्या का मैंने कहा था कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले क्या करोगे, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, अभीष्ट संख्या बराबर 10y प्लस x। इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि अभीष्ट संख्या हमारी 10 गुणा दहाई प्लस इकाई अभीष्ट संख्या हो गई। अब कह रहा पहली कंडीशन में 2 अंकों से बनी संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अब अंक पलटने पर बनी संख्या निकालो, अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो गई, 10x प्लस y। भाई 10y प्लस x थी, पलट दिए तो 10x प्लस y हो गया। अब कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। प्रश्नानुसार इन दोनों का योग 66 है तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66। तो 11x प्लस 11y बराबर 66, भाग कर दो 11 से, x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। पुनः दोबारा कह रहा है अंकों का अंतर कितना है, 2 है। तो अंकों का अंतर कितना कह रहा है, 2। तो क्या x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2, समीकरण नंबर 2। फिर से क्या करेंगे, विलोपन। तो x प्लस वाई बराबर हमें 6 दिया हुआ है, 2x बराबर 6 2 8, x बराबर 8 बटे 2, x बराबर 4। किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 4, वाई बराबर कितना आ गया, 2। x का मान आ गया, y का मान आ गया, अतः अभीष्ट संख्या, आंसर नहीं आया, अतः अभीष्ट संख्या 10y प्लस x, 10y y की जगह 2, 10 गुणा 2 प्लस x 4, 20 प्लस 4 बराबर 24। अभीष्ट संख्या बराबर 24। अब इसमें अभीष्ट संख्या 24 के साथ साथ 42 भी आ सकती है, अथवा 42 कब आएगी, 42 कब आएगी जहां हम x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स करेंगे। अंकों के अंतर को कह रहा है तो हमें ये नहीं पता है इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। अगर y माइनस एक्स करेंगे तो इसका आंसर आएगा 42, और x माइनस वाई कर दिया तो इसका आंसर आ गया कितना, 2। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 24 पे लिख देते हो तो आंसर गलत नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है, आपका ये सवाल भी पूरा। 6 के बाद अब आएगा 7वां सवाल। 7वां सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आया तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखो 7वां कैसे करेंगे। देखिए 7वां सवाल, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमें क्या करना है, तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो C की जगह हमें 3 कोण B दिया हुआ है, कोण C बराबर 3 कोण B हमें दिया हुआ है। ये तो हमने निकाले, C की जगह हम 3 कोण B रख देंगे। अब यहां से लेंगे पुनः 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण B, 3 कोण B माइनस 2 कोण B बराबर 2 कोण A, कोण B बराबर 2 कोण A। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण B बटे 2। अब कोण C को भी हमने B के पदों में निकाल लिया, कोण A को भी B के पदों में निकाल लिया, और B तो हमारा पहले से ही है। अब उसके बाद जब त्रिभुज दिया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A कितना है, कोण B बटे 2, कोण B तो हमें पता ही है। कोण C कितना है, 3 कोण B बटे में 1 बराबर 180। लासा ले लेंगे, कितना आएगा, 2 कोण B प्लस 2 कोण B
प्लस 3 दूनी 6 कोण बी बराबर 180। 6 2 8 और 9 कोण बी बराबर 180 गुणा 2। तो कोण बी बराबर 180 गुणा 2/9। 9 दूनी 18। कोण बी बराबर 20 दूनी 40 अंश। कोण बी हमारा आ गया कितना 40 अंश। अब कोण बी के बाद हमें सी निकालना है और ए निकालना है। कोण ए बराबर कितना है कोण बी बटे 2 40/2 बराबर 20 अंश। कोण ए कितना आ गया 20 अंश। कोण सी बराबर कितना है 3 कोण बी। तो 3 कोण बी कितना है 40 120। कोण सी बराबर आ गया 120। तब कोण ए बराबर 20 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश, और सी बराबर 120 अंश। तो ये सवाल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग दे देंगे 8। जो हमारा क्या है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है, उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है। तो दोनों वर्गों की क्या करनी है हमको भुजाएं ज्ञात करनी है। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर पाई। अब क्या कह रहे हैं क्षेत्रफलों का योग। तो हमें क्या पता होना चाहिए उनके क्षेत्रफल पता होने चाहिए। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्षेत्रफलों का योग इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117 हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। पुनः क्या है परिमापों का अंतर। तो परिमाप पता होना चाहिए। पहले वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा। तो पहले परिमाप हो जाएगा 4x। ऐसे दूसरे वर्ग का अगर निकालेंगे तो 4y। प्रश्नानुसार परिमापों का अंतर 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 12। भाग कर देंगे 4 से। x माइनस y बराबर 4 3 12 या x बराबर 3 प्लस y। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2 और x बराबर 3 प्लस y किसमें रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117। x की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस y का वर्ग प्लस y का स्क्वायर बराबर 117। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 6y प्लस y स्क्वायर बराबर 117। 3 का वर्ग 9 y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 117 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 108 बराबर 0। 2 से क्या कर देंगे पूरी समीकरण को भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो क्या रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 पंजे 10 2 चौक 8 बराबर 0। 54 54 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे घटाने पर 3 मिले। 9 छंग 54 y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 y माइनस 54 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। y कॉमन y प्लस 9 माइनस 6 कॉमन y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 कॉमन y माइनस 6 बराबर 0। क्लियर नहीं जाएगा y माइनस 6 बराबर 0 y बराबर 6 किस में रख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारी क्या है x बराबर 3 प्लस y। तो 3 प्लस y की जगह 6 x आ जाएगा हमारा 6 और 3 9। अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 9 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हो गया। ध्यान रखना है वर्ग है तो वर्ग की भुजा मानेंगे। इसका क्षेत्रफल कह रहा तो क्षेत्रफल का मान जो है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा स्क्वायर ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफलों का योग कह रहा है तो दोनों के वर्ग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करेंगे 4x माइनस 4y बराबर 12 आ जाएगा। दो समीकरण आएंगे समीकरणों क्या कर देंगे हल कर देंगे। अब इस सवाल को करने के बाद जो अगला सवाल है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल वाला। तो इस सवाल को करने के लिए क्या है हमें अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। जैसे आप लोगों ने नदी देखी होगी तो नदी में जल का बहाव
आप लोगों को दिखाई देता होगा कि जल जो है इस दिशा में बह रहा है। तो अगर जिस दिशा में जल बह रहा है उस दिशा में कोई तैरेगा तो उसे क्या कहेंगे, अनुकूल प्रवाह या अनुकूल तैरने। और अगर उसके विपरीत दिशा में तैरेगा तो उसे कहेंगे धारा के प्रतिकूल। अब इस सवाल में दो चीजें हैं, जैसे मान लो धारा का प्रवाह अगर ये है, क्या है धारा का प्रवाह, अगर इस दिशा में कोई तैरता है तो कहलाता है अनुकूल, और अगर इस दिशा में तैरता है तो कहलाता है प्रतिकूल। तो इसमें दो चीजें पूछ रहा है, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। तो सबसे पहले माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चीज पूछ रहा है कि जो हमारी धारा की चाल है वो क्या होगी, और धारा की चाल भी मानी है हमने 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, अनुकूल में क्या हो जाएगा, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में क्या हो जाता है, हमारी धारा आपस में चाल जो है घट जाती है। अब धारा के अनुकूल क्या है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। प्रथम शर्त, धारा के अनुकूल समय 2 घंटे, दूरी 20 किलोमीटर, समय बराबर सूत्र हमारे पास होता है दूरी बटे 4। समय कितना है 2 घंटे, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, अनुकूल में 4 है x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई बराबर आ गया 20। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आ गया 10। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः द्वितीय शर्त, धारा के प्रतिकूल प्रभाव में, धारा के प्रतिकूल समय वही 2 घंटे और दूरी कितनी तैर पाती है 4 किलोमीटर। फिर वही सूत्र, समय बराबर दूरी बटे 4। समय कितना है 2 घंटे, दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, 4 कितनी है x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई बराबर 4। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर आ गया हमारा 2। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 आ गई, कौन सी विलोपन विधि। विलोपन विधि से कर लेंगे, क्या इमेज समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। हल करेंगे, 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 2, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण 1 में रहने पर समीकरण 1 हमारी x प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल खत्म नहीं हुआ। अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल हमने क्या मानी है x, इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या माना है धारा की चाल, धारा की चाल बराबर बाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमारे ऋतु की चाल भी निकल गई और हमारी धारा की चाल भी निकल गई। जो ऋतु जिस स्पीड से तैरती है उसकी चाल निकल गई, और जो धारा हमारा बहाव है, धारा के बहाव की भी चाल निकल गई। तो इस तरह के जब सवाल हो, अनुकूल में क्या करते हैं, दोनों के वेग को जोड़ देंगे, और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, दोनों के वेग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इन सवालों में हमें यही करना है। तो इसके बाद जो है लास्ट सवाल है इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी। इसमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। अब संपूरक कोण कह रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होता क्या है। भाई जब संपूरक कोण कह रहा है, संपूरक कोण के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण को हम कैसे हल करेंगे। तो अगर जानकारी नहीं है तो मैं बताता हूं। यदि दो कोणों का योग
यदि दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग जो है 180 अंश होता है तो वो हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोण कह रहा है, तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 अधिक है। तो माना संपूरक कोणों में छोटा कोण बराबर क्या हमने मान लिया x अंश, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा x प्लस 18। बड़ा कोण जो है छोटे कोण क्या कह रहा है सवाल, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हमने छोटा कोण मान लिया तो बड़ा कोण हमारा 18 अधिक हो जाएगा। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग होता है सदैव 180। तो x प्लस 18 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 18, 2x बराबर 10 में से 8 गए 2, 17 में से गया 16, x बराबर 182 बटे 2, x बराबर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, x हमारा कितना आ गया 81 आ गया। अतः छोटा कोण x प्लस 18, 81 प्लस 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। बड़ा कोण हमारा कितना आ जाएगा 99। तो इस तरह से छोटा कोण हमें प्राप्त हो गया और बड़ा कोण भी प्राप्त हो गया। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180। जोड़ के देख लो, 9 1 10 का 0 हासिल 1 9 और 1 10 8 18 180। तो इस तरह से क्या है हमारे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक भाग 2 समाप्त हो गया। इन सारे वीडियो पर ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।